नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युवा समय की एक यूथ स्टार्टअप सेगमेंट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो युवा समय है वो एक मल्टी सेगमेंट प्रोग्राम है और इस मल्टी सेगमेंट प्रोग्राम में हम ऐसी कोशिश करते हैं, हम ऐसा एक माध्यम बनते हैं कि जिसमें हम आपकी मुलाकात नए नए युवाओं से कराएं, ऐसे युवाओं से जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ऐसे युवा जो भविष्य में युवाओं की ही प्रेरणा का काम करेंगे। तो आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें आज के जो इस सेगमेंट में यूथ स्टार्टअप सेगमेंट में जो हमारे मेहमान हैं वो भी कुछ इस तरीके का ही स्टार्टअप के मामले में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं और बहुत सारे युवाओं की प्रेरणा वो बन चुके हैं। और हम ऐसी कोशिश करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि बहुत सारे और युवाओं की भी वो प्रेरणा बनेंगे। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं, हमेशा हुनर पर जोर देते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो हमारे देश का युवा है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है, भारत में हमारे लिए ऐसा कहना बहुत आसान होता है कि भारत के पास युवाओं के रूप में बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारी उपलब्धियों के आसार भी हमें नजर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि भारत का युवा रोजगार देने वाला बने, ना कि रोजगार लेने वाला। और इसी कड़ी में हम ऐसा आह्वान भी करते हैं कि उसी हुनर के माध्यम से युवा रोजगार का भी एक साधन जुटाए और उसी हुनर से वो अपने रोजगार को भी चलाए। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। मान लीजिए आप बहुत अच्छी तरह पढ़ गए हैं, लिख गए हैं, आपने सब कुछ, अपनी सारी एजुकेशन बहुत अच्छे से पूरी कर ली है और उसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको एक चाय की दुकान खोलनी है, तो आपके रिएक्शन कैसे होंगे? थोड़े नाराजगी भरे होंगे? जी हाँ, मैंने इस तरीके के रिएक्शन एक्सपेक्ट भी किए थे, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद चाय की दुकान कौन खोलता है, ऐसी हमारी मानसिकता बन चुकी है। लेकिन आज बहुत सारे युवा हैं जो इस मानसिकता को बदलने का काम कर रहे हैं और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कोई 10, 20, 30, 40 लाख नहीं, बल्कि 100 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस सिर्फ चाय बेचकर कर चुके हैं। विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलिए मैं और ज़्यादा रुकावट नहीं बनती हूँ और आपकी सीधी मुलाकात कराती हूँ हमारे आज के बहुत ही खास मेहमान से, जिन्होंने वाकई में ये कर दिखाया है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुभव दुबे जी। अनुभव, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश में। अच्छा अनुभव, मैं आपसे सवाल भी करूंगी और आपसे जानना भी चाहूंगी कि अनुभव के कैसे अनुभव रहे हैं जब वो दूरदर्शन में एंटर कर रहे थे, जब वो दूरदर्शन के अंदर आ रहे थे। खास करके मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, आप बहुत सारी जगह जा चुके हैं। दूरदर्शन आपके लिए एक, मुझे लगता है, थोड़ा नया सा प्लेटफॉर्म होगा। तो कैसा लगा आपको दूरदर्शन में हमारे स्टूडियो में आके? अमेजिंग, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग थी कि जो हम लोग बचपन में एक ही चैनल था जो हम लोग एंटीना छत पे लगा के चलाया करते थे, तो उसको एडजस्ट करना रहता था कि भाई एकदम क्लियर आ जाए। तो नॉस्टैल्जिक फीलिंग थी और ये हमारा देश का खुद का चैनल है, तो आई मीन अमेजिंग फीलिंग थी। और जो देखा करते थे आज वहाँ पे बैठे हैं तो और अच्छी फीलिंग है उसकी। बिल्कुल, जैसे आपने कोशिश भी करी कि आप देश का एक ब्रांड बनाएंगे चाय के मामले में और उसको ग्लोबल करेंगे, तो बिल्कुल ये भी हमारे देश का एक मीडिया के मामले में मैं कह सकती हूँ सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। वैसे मैं आपको ये विश्वास भी दिला सकती हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत परफेक्ट जगह होने वाली है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है युवा समय, ये पूरी तरीके से यूथ टारगेटेड प्रोग्राम है और हम ऐसी कोशिश भी करते हैं कि हम युवाओं को इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारी प्रेरणाएं दे सकें, जो कि मुझे लगता है आपके माध्यम से भी आज हम दे सकेंगे। अच्छा, कोई भी कार्य होता है उसका एक विचार पहले मन में आता है, उस विचार के बाद, जैसा कि हम कहते हैं ना कि किसी भी काम को करने की पहली सीढ़ी है कि उसके बारे में सोचना, एक विचार आना। तो ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया कि भाई मैं चाय का बिजनेस करूंगा? चाय का बिजनेस बेसिकली हम लोग ने जब पढ़ाई करते थे तब भी हम लोग को था कि हमको लोग कुछ व्यापार करना है, लेकिन उससे पहले हमने कई बार ट्राई किया, सीए का ट्राई किया, आईएम के लिए ट्राई किया, फिर यूपीएससी के लिए निकल गए, वहाँ किया ट्राई। और व्यवसाय एक ऐसी चीज़ चाय का इसलिए हो गया हम लोग के पास में, क्योंकि हम लोग हर जगह देखते थे गली मोहल्ले में कि यार हर कोई चाय बेच ही लेता है। हमको लगा भाई हम लोग भी चाय बेच ही लेंगे, और सब लोग बेच लेते तो हम लोग तो भी 12वीं पास हैं, अगर कोई बिना पढ़ा लिखा चाय बेच रहा तो हम भी बेच लेंगे, थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे अंदर था। हमको डेटा का नहीं पता था कि वास्तव में चाय सबसे ज़्यादा पी जाती है पानी के बाद में, सबसे ज़्यादा पेय चीज़ है, और वो हमारा तुक्का सही लग गया और ये हमारा व्यापार चल गया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि
पढ़ाई लिखाई में भी हमने बहुत सारी कोशिशें की और पढ़ लिख के हमने ये सोचा कि चाय का व्यापार करते हैं। तो आप ये थोड़ा सा बताएंगे कि पढ़ाई लिखाई का और चाय का आपस में क्या कंसेप्ट है? मतलब जैसे कि एक टपरी वाला भी होता है, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने का काम नहीं कर रही हूँ, पर चाय तो वो भी बेच रहे हैं और चाय आप भी बेच रहे हैं, लेकिन आपका जो टर्नओवर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप कहीं ना कहीं यूथ में एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं जो कि शायद टपरी वाला नहीं कर पा रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि एजुकेशन का इसमें कोई रोल है? एजुकेशन का नो डाउट रोल रहता है, एजुकेशन एक्सपोजर का बहुत बड़ा रोल रहता है। एक ऐड ऑन हो जाता है आपके लाइफ में कि आप व्यापार तो कर ही रहे हो, साथ में आपने कुछ पढ़ा हुआ है जिसके बारे में आप जानते हैं, आप सोसाइटी के बारे में और बेटर जानते हो। तो जैसे कि यूपीएससी मैं बोलता हूँ, नॉट नेसेसरली आप एक आईएएस बन जाएं, एक आईपीएस बन जाएं, आप नहीं बनते तो आपका एक जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है यूपीएससी। तो नो डाउट उसमें बहुत हेल्पफुल रहा। उसने एक ट्रेडिशनल जो बिजनेस आप बता रहे हैं टपरी वाले का, तो उसको हमने मॉडर्न किया। जो आप टपरी वाले बोलो, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे, आज हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। तो मतलब इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। ये पूरा एक समाज एक स्कूल है और इसमें हम स्टूडेंट हैं, तो डेली सीखते हैं, कभी स्कूल से कभी मार्केट से। बिल्कुल, मतलब एजुकेशन का एक बहुत मेजर रोल है। यदि आप एजुकेशन के साथ कोई काम करते हैं तो निसंदेह वो उसमें हमें ज़्यादा सफलता और बेहतर हम कर सकते हैं। ट्रू। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि बताया कि चाय का बिजनेस पढ़ाई आईआईएम के बाद या यूपीएससी के बाद आपके दिमाग में आया कि मुझे चाय का बिजनेस करना है, तो क्या ये कंसेप्ट क्या है पूरा, मतलब चाय का ही क्यों? देखिए, चाय का ही इसलिए क्योंकि जो सेटअप का कॉस्ट रहता है वो कंपेरेटिवली बाकी दूसरे बिजनेस से एक तो कम लगता है, दूसरा इसका कंजप्शन हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा ये बाहर के मार्केट में ज़्यादा है। इंडिया के बाहर मार्केट में इससे भी ज़्यादा कंजप्शन है इसका। हम लोग कंजप्शन में 29th रैंक में आते हैं, हम लोग प्रोडक्शन में सेकंड नंबर में आते हैं आफ्टर चाइना। तो हम लोग के यहाँ पर अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है और खपत भी इतना ज़्यादा बाहर, तो क्यों ना ऐसा व्यापार किया जाए जो हम लोग को आसानी से उपलब्ध जो है, कम पैसा लगे और ज़्यादा मात्रा में बिके। तो इट्स ऑल अबाउट मनी, पैसा ज़्यादा जिसमें कमाएगा आदमी उसी पे ज़्यादा फोकस करेगा। बात है। तो जब आपके मन में ये विचार आया कि मुझे चाय का बिजनेस करना है, आपने कंसेप्ट भी शायद डिज़ाइन किया होगा, तो आपने पहले कंसेप्ट डिज़ाइन किया या जब ये विचार आया तो आपने इसको पहले किसी के साथ शेयर किया? देखिए, कंसेप्ट देखिए, हम विजन ज़रूर था हमारा कि हम लोग के एक बड़ा ब्रांड बनाना है, लेकिन हमने कभी किया नहीं था, ना कोई हमारे घर पे कोई व्यापार किया इस प्रकार का, ना ही हमको कभी ऐसा पढ़ाया गया कि इस प्रकार का बिजनेस मॉडल होता है। कुछ भी इस चीज़ के बारे में जान के वो इवॉल्व हुआ, वो हमने सीखा, करते करते सीखा। हमको ये पता था हमको चाय का करना है, सस्ता पड़ता है, हमारे पास जितने पैसे तो उससे यही धंधा किया जा सकता है। बाकी जब हमने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाना स्टार्ट किया तो फ्रेंचाइजी मॉडल बनना काम के दरमियान ही हमने सीखा कि अब हमने सुना तो था कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी देता है, हमने सुना तो था बाकी और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो फ्रेंचाइजी देती, लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल हमको आता नहीं था। जब हम उसमें कूदे तो हम लोग खुद समझे और खुद के रूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो आज भी जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारा खुद का इनबिल्ट देसी मॉडल, कहीं से कॉपी का किया हुआ मॉडल नहीं है। क्या बात है। आपने फ्रेंचाइजी मॉडल की बात की और आपने बताया कि आपने फ्रेंचाइजी मॉडल पर ज़्यादा जोर दिया। तो यदि मैं कहूँ कि मुझे चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो क्या प्रोसेस ऐसा होगा कि मुझे जिसके थ्रू इसके लिए रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, या मैं कैसे इसके बारे में जान सकती हूँ? देखिए, सारी डिटेल्स तो आजकल नेट में उपलब्ध हो जाती है। आप तो डायरेक्ट जाएंगे www.chaysuttabarindia.com में, तो आपको वहाँ पे तमाम 6232-3031 करके एक IVR का नंबर है, जिसमें तमाम लोग हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी एग्जीक्यूटिव रहते हैं सारे बैठे रहते हैं, आपको सारी तरह की जानकारी दे देंगे। बशर्ते जहाँ पे आप फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे हैं वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए फ्रेंचाइजी, क्योंकि हम लोग की फ्रेंचाइजी ऑलरेडी नॉर्थ साइड में ऑलरेडी पूरी सोल्ड आउट है, हम लोग पूरे पैक्ड हैं, हम लोग की अवेलेबल है नहीं कहीं पे फ्रेंचाइजी। साउथ साइड में ज़रूर हम लोग के पास में काफ़ी वैकेंसी है, बाकी तो सब सोल्ड आउट है। अच्छा, तो IIM के लिए ट्राई किया, UPSC करना था, उसके बाद चाय के बिजनेस में लग गए। तो जाहिर सी बात है भाई, एक मध्यम वर्गीय जो भी परिवार होते हैं उनका एक मोटिव होता है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। और जैसा कि आपने बताया भी कि आपने यूपीएससी की तैयारी की भी, आप उसके लिए गए भी थे। तो जब यूपीएससी की तैयारी के बाद जब चाय का बिजनेस शुरू किया तो फैमिली के क्या रिएक्शन थे? क्या फैमिली को पता चल गया था या फिर मतलब क्या उनके रिएक्शन थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानना। देखिए, मेरी मम्मी को तो पता चल गया था क्योंकि मैं नहीं बताया था, तो मम्मी के ऊपर काफ़ी ऐसा रहता था कि मम्मी से डर भी नहीं लगता, और मम्मी को तो मतलब मैं हमेशा से राजा बेटा रहा हूँ तो ज़्यादा मम्मी से भयभीत नहीं। पापा से ज़रूर हम बहुत डरते थे, आज भी डरते हैं।
तो उनको ये बताना बड़ा हमारे लिए मुश्किल था। नहीं तो वो बोलते कि इतना पढ़ाई लिखाई बताओ, इतने पैसे लगाए लड़के को पढ़ाई लिखाई, जो कोचिंग बोली उस कोचिंग में दाखिला कराया और फिर आखिरी में आके चाय बेच रहा है। तो उनको बताना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उनको भी तीसरी जब हमने दुकान खोली तो उस समय नया नया फेसबुक लाइव आया था, आई थिंक 2017 की बात है ये। ओके। तो उस समय मैं लाइव आया तो किसी एक हमारे रिश्तेदार ने देख लिया। हमको ये जानकारी थी कि भाई हमारे पिताजी नहीं चलाते हैं फेसबुक, तो नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन हम भूल गए थे हमारे रिश्तेदार तो हैं। तो उनके थ्रू उनको मालूम पड़ गया कि बताइए आपने लड़के को पढ़ाने भेजा था, चाय बेच रहा है। उनका जो रिएक्शन था बड़ा शॉकिंग था कि मतलब उनको बड़ा ये लग गया कि हम लड़के को पढ़ने के लिए तो दिल्ली में दाखिला कराएं इसको, ये इंदौर में आके चाय बेच रहा, हमको मालूम नहीं कि इंदौर आ गया है। दो चीज़, एक तो कोचिंग छोड़ दिया, दो ऊपर से इंदौर आ गया छोड़ छाड़ के सब चीज़। तो बड़ा हमारे इधर भी ये व्यवसाय को ठीक नहीं माना जाता था, अभी भी नहीं माना जाता है कि आप चाय की एक दुकान खोल लो तो बिल्कुल लोगों को नागवार गुजरता है वो भी इतना पढ़ाई लिखाने के बाद में। लेकिन वो जैसे तैसे हम उनको समझाने का प्रयास किए, पिताजी को समझाना बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास किया, उन्होंने भी समझा। उनका जो रिएक्शन था बिल्कुल न्यूट्रल था, ना ज़्यादा नाराज़ थे ना ज़्यादा खुश थे। बोले ठीक है जो कर रहे हो करो, हमसे मतलब मत रखो इस चीज़ के लिए। तो अब फिर जब ज़्यादा बढ़ गया, अब धीरे धीरे बढ़ गया, तो काफ़ी खुश हैं। ओके। तो जैसे कि आपने रिश्तेदारों की बात की, और भारतीय सोसाइटी में यदि रिश्तेदार जो शब्द आ गया तो आप समझिए कि कुछ दो चार ताने तो आना फिक्स है। मतलब ये हर घर की कहानी है, जो रिश्तेदार हैं उन्हें उनसे ताने आना तो मतलब एक बड़ी स्वाभाविक बात है। और जब आपने इस बिजनेस को आपने शुरू किया, जाहिर सी बात है चाय के बिजनेस को शायद हमारी सोसाइटी उतना सपोर्ट या उतने रिस्पेक्टिव नज़रों से नहीं देखती है कई बार। तो जब आपने इस चीज़ को शुरू किया तो वो जो होता है ना, एक हमने ताना बना रखा है कि चार लोग क्या कहेंगे, तो वो चार लोग क्या आपकी लाइफ में भी थे जिन्होंने कुछ कहा, और यदि कहा तो क्या कहा? नहीं, 4 लोग क्या 40 लोग हैं जीवन में, तो बहुत सारे लोग हैं तमाम तरह के। लेकिन आपको किससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप किसकी बातें सुनते हो, और वो तो लोग तो कहेंगे, वो पुराना आपने गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोग काम है कहना है। आपको ये पता चलना चाहिए कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो क्या वो चीज़ सही है, क्योंकि निंदक भी आपके पास में रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार जो क्रिटिक्स रहते हैं लोग उसको नकार देते हैं, लेकिन क्रिटिक्स को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सुनता सब क्यों, चाहे वो 4 कहें चाहे 40 कहें, चाहे वो किस तरह से भी आरोप लगाएं, कुछ भी निंदा करें, हमको सुनना ज़रूर चाहिए। लेकिन करना अल्टीमेटली वही चाहिए जो चीज़ आपको सही लगती है, और जिस चीज़ के आपका विजन और आपका मॉरल्स, आपके वैल्यूज़ आपको अलाउ करते हैं, तो वो चीज़ को आगे परस्यू करना चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग कुछ भी कहें, कहते रहने देना चाहिए। अल्टीमेटली आपका काम बोलता है फिर। तो जितने लोग भी आपका नाम रखते हैं, उटपटांग चीज़ें बोलते हैं, तो उनसे हाथ जोड़िए, उनको आप रिप्लाई मत करिए। और मैं तो इस प्रकार का मेरा वो है कि मैं अपना किसी की लकीर मिटाने पे यकीन नहीं रखता, मैं खुद की लकीर बढ़ाने में यकीन रखता हूँ। तो जयराम जी के करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल ये युवाओं को मैं खास संदेश देना चाहूँगी कि कई बार हम सोचते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, और हमें कई बार शर्म आती है बहुत सारे काम करने में कि हम ये शुरू करें या ना करें। तो आपको बिल्कुल इस चीज़ से सीखना चाहिए कि हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यदि हमारा विज़न क्लियर है, हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो हमें सिर्फ अपने काम से काम रखना है और एक ट्रैक पे अपना काम करते जाना है, तो बिल्कुल हमें सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। और इस तरीके से शायद यही भी एक कारण हो सकता है कि आप काफ़ी युवाओं की प्रेरणा है। एक होता है कि भाई परिवार हो गया, दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, लेकिन दोस्तों में भी कुछ दोस्त ऐसे कई बार होते हैं जो एक रिश्तेदारों के तानेबाजी वाला काम कर देते हैं। जो दोस्त तो होते हैं लेकिन कई बार वो पीठ पीछे कुछ ना कुछ वो तानेबाजी वाला काम कर। तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ दोस्त थे, या जब आपने उनको ऐसा बताया तो क्या उनके रिएक्शन थे? देखिए दोस्त तो हम लोग के, मैं दोस्त उनको मानता हूँ जो मेरे को हमेशा सपोर्ट करे। टांग खींचने वाले को तो मैं दोस्त मानता नहीं हूँ, और ऊपर वाले की दया से मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीवन में 9वीं क्लास से हॉस्टल में आ गए। तो हमारा परिवार ही दोस्ती से बना। तो मेरे इस प्रकार के कोई दोस्त है नहीं। मजाक मस्ती जरूर करते हैं, मजाक उड़ाने का काम तो दोस्तों का धर्म है उनका। तो उनका मजाक उड़ाना तो काम है, और वो एक्चुअली वो पॉजिटिव फीडबैक होता है एक तरीके से देखा जाए तो। मजाक मस्ती में आपको एक ऐसा फीडबैक दे देते हैं कि आपको बुरा भी नहीं लगे और आपको आपका आईना भी दिख जाए कि आप कहीं पे गलत कर रहे हो। तो वो तो उसका हमेशा वेलकम है। तो जैसे कि यूपीएससी कर रहे थे, तो यूपीएससी में भी आपके साथ जो लोग तैयारी कर रहे होंगे,
तो क्या उनमें से कुछ लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि भाई तुम कहाँ कलेक्टर बनने आए थे, कहाँ तुम चाय बेचने चले गए? और इनिशियली शुरुआती फेज में, मतलब आज तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कहते होंगे, आज वो क्या कहते हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उस समय उनके रिएक्शन कैसे थे? नहीं, उस टाइम पे भी उनका कोई, मैं तो पहले से हमेशा से फेलियर था ना, मतलब मैं सीए भी फेल हो गया, आईएम के लिए करा था वो आधे में छोड़ दिए, फिर यूपीएससी छोड़ दिए, तो उनके लिए तो मैं वैसे ही फेलियर था, तो इसमें ही फेल हो जाता। तो उनके लिए तो शौक ये था कि सक्सेस वो पा गया इसमें, मतलब ये पास कर गया ये। तो आज उनके रिएक्शन कैसे हैं जब आपकी वो इतनी सक्सेस स्टोरी देखते हैं? ऑब्वियसली आपको पूरे देश में सब देखते हैं, तो अभी उनके किस तरीके से रिएक्शन होते हैं? दोस्तों के रिएक्शन तो टचवुड बहुत, दोस्त तो हमेशा, मतलब दोस्त की तो परिभाषा ही रहती है, उनका तो ये पूछना है ही नहीं, मतलब वो तो हमेशा खुश ही रहते हैं इस चीज़ में, बड़ा खुश रहते हैं इस चीज़ में कि हाँ यार हमारा भाई हमारे बीच में से कोई बैठ के दूरदर्शन में इंटरव्यू दे रहा है, तो वो भी उनके लिए बड़ी गर्व की बात रहती है। अच्छा, दोस्तों से मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे कि जितना मुझे आपके बारे में पता है, आपने जब ये शुरू किया तो आपने अपने एक खास दोस्त के साथ इसको शुरू किया था, और आपका जो कंसेप्ट था वो बेसिकली वो कंसेप्ट पहले उनके दिमाग में आया था और उन्होंने आपको पिंग किया था कि चले यार ऐसा कुछ करते हैं। तो वो क्या पूरी स्टोरी थी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं वही यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो वो पहले एक कपड़े का व्यापार करते थे, कपड़ा बेचते थे, मतलब लड़कों के कपड़े बेचा करते थे। तो उनका ये था कि भाई अब जो जहाँ पे काम कर रहे थे अब उनका हो गया था कि यार इसमें अब नहीं चलेगा, तो चलो कुछ और करते हैं। हम लोग स्कूल के टाइम से ही था कि हम लोग कुछ करेंगे आगे चल के, तो अभी तो जो घर वाले जितना करवा रहे हैं उन लग जाते हैं, फिर अपन खुद का ही व्यवसाय करेंगे। तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो हम लोगों ने 20-20 या 50-50 का ऐसे पेट्रोल डलवाया हमने बाइक में, और घूमने निकल के देखते हैं कि यार कि आखिर बिजनेस में गैप है क्या, क्या चीज़ है जो अपन व्यवसाय कर सकते हैं। तो हम देखे हर जगह टपरी में बड़ी भीड़ लगती है, हम बोले यार चाय एक ऐसी चीज़ है जो हमको लगती है कि चलाया जा सकता है यार, सभी लोग चला लेते हैं हर जगह पे। तो हमने एक स्टूडेंट एरिया ढूंढा इंदौर में भर को, जहाँ पे तमाम, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, हम लोग पेन पॉइंट समझ सकते थे भाई स्टूडेंट का, हम भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे भी सब यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो हमने वो जगह चूज़ की और चाय चूज़ किया, और फिर हम बोले चलो लगते हैं, जितना अपने पास पैसा है इससे चाय ही बेच सकते हैं और कुछ दूसरा व्यापार कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने आए इंदौर, और इंदौर में एक जगह चूज़ करके, एक ठिकाना चूज़ करके हमने अपनी चाय की दुकान डाल दी। ओके, तो हम वापस चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो जैसे कि आपने मुझे ये तो बता दिया कि कंसेप्ट क्या था, किस तरीके से हमने शुरू किया, पर इनिशियली जो शुरुआत थी, शुरुआती दौर में चीज़ें कैसी थी? मतलब कितना इन्वेस्टमेंट था, किस तरीके से आपने शुरू किया, किस तरीके से आपने जो आपने पहली अपनी जो आउटलेट आपने जो खोला वो किस तरीके से आपने जगह चूज़ की? मतलब क्या क्योंकि आप भी फ्रेशर थे और आपने जब चीज़ें शुरू की, तो क्या आपके पीछे कोई प्रेरणा स्रोत थे? क्या आपके पीछे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको गाइड किया, या फिर आपने अपने खुद के दम पर इतनी चीज़ें डिज़ाइन की और आप करते चले गए? तो मतलब क्या वो पूरी एक कहानी थी? देखिए, ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें इस पे, ये पूरा एक स्टूडियो हो जाएगी पूरी। हम लोग के पास जो कैपिटल थी वो 3 लाख रुपए थी, जो आनंद जब जो पुराना व्यापार करता था, जब उससे स्प्लिट हुआ तो उसको 3 लाख रुपए मिले। तो 3 लाख रुपए से हमने सोचा कि हम लोग दुकान चालू करेंगे। तो 3 लाख रुपए हम लोग स्टूडेंट की लाइफ में आज भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, 6 साल 6.5 साल पहले की बात है। बिल्कुल। तो हमको लगा अब तो बहुत लग्जरी दुकान खोल लेंगे, लेकिन वो 3 लाख रुपए कब चंपत हो गए हम लोग को मालूम ही नहीं पड़ा। ओके। और हमारे पास फिर ना पैसे बचे इसके बोर्ड लगाने के, तो हमने फिर वाटर कलर से, एक इतनी बड़ी प्लाई थी आज भी हमारे ऑफिस में लटकी हुई है, तो उसमें हमने चाय सुट्टा बार वाटर कलर से लिखा और टांगा, और फिर धीरे धीरे चालू हुआ। हम लोग को ना कैश बर्न की इतनी नॉलेज थी, ना हम लोग को कोई भी फिनेंस की इतनी नॉलेज थी, हमको ये नहीं पता प्रॉफिट और लॉस, हमको बस इतना दिख रहा है हमारी दुकान के सामने भीड़ लग रही है, लोग नाम जान रहे हैं, तो शायद दुकान चल रही होगी। फिर जब ये भीड़ से प्रेरित होकर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आया कि भैया एक और दुकान खोलना चाह रहे हैं हम, तो हमने उनको पहली फ्रेंचाइज दे दी, तो 2 महीने में हमारी दूसरी दुकान खुल गई थी। ओके। हम लोग और बड़ा खुश हुए कि बताओ 2 महीने हमने दूसरी दुकान खोल ली। तो उस चीज़ से हम प्रेरणा लेते लेते धीरे धीरे चलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो आपने बताया कि एक फ्रेंचाइजी से हमने दूसरी दुकान खोली, और तो वर्तमान में आपकी कितनी फ्रेंचाइजी हैं? अभी 400 के तो ऊपर क्रॉस हुई, 415। अरे बाबा, तो मतलब विस्तार जिसे कहते हैं वो आपने बहुत ही तरीके से किया है। अच्छा, तो आपका जो चाय सुट्टा बार है, तो इस नाम के पीछे मतलब काफी इंटरेस्टिंग नाम नहीं है, चाय सुट्टा बार? तो मतलब क्या यहाँ पे सुट्टा हम सर्व करते हैं, या फिर सिर्फ सुट्टा हमने सिंबॉलिक रखा है ताकि हम यूथ को अट्रैक्ट कर सकें? मतलब क्या इसके पीछे क्या पूरा एक कंसेप्ट है? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चाय ना, हम लोगों ने सिगरेट कभी भी स्टार्टिंग से ना कभी एंडोर्स की, ना ही हम कभी सेल करते हैं, ना ही हम किसी को अलाउ करते हैं अपने प्रेमाइस पे पीना। हम लोग इनफैक्ट हम लोग एंटी स्मोकिंग
कैंपेन हम लोग करते हैं, तो हम लोग के वैल्यूज़ में कभी था ही नहीं सिगरेट बेचना। और इस चीज़ के लिए हमने नाम इसलिए रखा था क्योंकि उटपटांग नाम रखेंगे तो शायद ये आकर्षित करेगा लोगों को। स्पेशली हमारा जो टीजी था वो स्टूडेंट था, तो एक तो राइम भी करता था, चाय सुट्टा लोग बहुत आता है। आज भी हम लोग इस चीज़ का जस्टिफिकेशन देते रहते हैं कि भाई हम लोग सिगरेट नहीं देते हैं, भाई सिर्फ चाय है। और इनफैक्ट एक बार हमको यहाँ पे दुबई में भी किसी ने पूछा कि सुट्टा का नाम, सुट्टा मतलब क्या होता है। अब हम क्या बताएं सुट्टा मतलब क्या होता है। तो हमने सर्च किया गूगल में, देखा तो सुट्टा का वो आ रहा था सूत्र, जिसका मतलब होता है प्रिंसिपल। हम लोग प्रिंसिपल हो गया मतलब, तो हिसाब से उनको बता दिया हमने कि चाय सुट्टा का मतलब ऐसा होता है। बाकी मतलब वही होता है, बस इट जस्ट अ नेम, और उसके नाम से ये काफ़ी एक मार्केटिंग टेक्टिक समझ लीजिए। लोगों को बुलाने के लिए। ब्रांड था नहीं, और ब्रांड बनने के लिए या तो आपको उटपटांग स्टंट तो करने ही पड़ते हैं, तो हमने नाम के साथ ही कर लिया। तो मतलब आपने सुट्टा के साथ यूथ को अट्रैक्ट करने का काम किया, और फिर आपने उनको धोखा भी दिया है कि यहाँ सुट्टा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ सुट्टा आपको पीने की परमिशन भी नहीं मिलेगी। जी। तो आपने तो यूथ को धोखा दे दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास यूथ इतना ज्यादा, मतलब मैं देखती हूँ एमपी नगर तरफ भी आपके कुछ आउटलेट्स हैं, और वहाँ पे हर समय मतलब जगह नहीं होती है। यदि आप वहाँ पे बैठ के कुछ खाना पीना चाहें तो जगह नहीं होती है। तो आप क्या सिर्फ चाय ही वहाँ पे देते हैं, या चाय के साथ साथ आपके मेन्यू में और भी चीजें हैं जो चाय के साथ साथ आप सर्व करते हैं वहाँ से? चाय के साथ भी बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली, जो भी चीज़ हम लोग का जो मॉडल है QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, तो जितनी भी चीज़ें जल्दी बन के तैयार हो जाए, मैगी हो गया, आपका पास्ता हो गया, आपका सैंडविच हो गया, पिज़्ज़ा भी हो गया, जो भी चीज़ जल्दी बन के तैयार हो जाए वो सारी चीज़ें हम लोग रख रहे हैं। तो हम लोग मेन्यू काफ़ी पहले बड़ा हुआ करता, अभी छोटा करके उसको कम किया गया है। ओके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि चाय के साथ साथ जो खाना है उसमें भी हम मार्जिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यदि हम फाइनेंशियली वे में देखें तो। बिल्कुल, खाने में तो रहता ही है। देखिए ना, मार्जिन तो खाने में बहुत अच्छा रहता है, चाय में भी है। चाय में 50% मार्जिन रहता है, और खाने में तो रहते ही रहता है, दो राय नहीं, खाने में तो अच्छा मार्जिन रहता है। अच्छा, मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहूंगी अनुभव के बारे में, जो कि मेरी अपनी रिसर्च है। अनुभव एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, लेकिन ये एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी हैं। अब ये समाज सेवी क्यों है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर और समाज सेवी दो अलग अलग मतलब दो अलग अलग रास्ते हैं, और ये समाज सेवी कैसे हैं ये जानने वाली बात है। तो मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने कहीं देखा भी था कि क्योंकि आप एक दिन में 3 लाख चाय सर्व करते हैं पूरे देश के अंदर, तो 3 लाख कुल्हड़ का जो व्यापार है, जो 3 लाख कुल्हड़ बनाने का जो काम है, आप सिर्फ चाय बेचते नहीं हैं, आप 3 लाख कुल्हड़ बनाने का काम स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी देते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, और आंकड़ा थोड़ा सा जो मैं बताऊँ उस पर थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ। आंकड़ा 3 लाख से बढ़ के 4.5 लाख कुल्हड़ चाय हो गया एक दिन में। तो जितने लोग भी बना सकते हैं हम लोग उनको बोल देते हैं कि आप बनाइए, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हों। स्पेशली जो प्रजापतिज हैं, जो कुमार पॉटर्स कम्युनिटी है इंडिया की, तो उनको हम लोग एकदम ओपन लेटर, आप जितना ही बनाएंगे हम सारा प्रोक्योर कर लेंगे आपसे, क्योंकि और इस समय चलन में भी हम और हमारे कॉम्पिटिटर भी सारे यूज़ करने लग गए, तो 2 तरीके से उस चीज़ का यूज़ हो रहा है। तो आई मीन वो तो हम लोग करते हैं। बिल्कुल, चाय सुट्टा बार का जो मैं कहूँगी टैग रहा है कि आपकी मिट्टी, कुछ मिट्टी से रिलेटेड आपका टैग रहा है ना? बता देता हूँ, हाँ, मिट्टी से रिलेटेड ये टैग है कि क्योंकि हम लोग इसको अब बाहर भी विस्तार कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी, तो ये भी है कि जो भी चाय पिएगा हमारे देश की मिट्टी वो चूमेगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब देश के युवा इस तरीके के विचार रखते हैं, ये भी अपने आप में एक प्रशंसनीय बात है। आप बहुत सारे ऑर्फन्स को भी काम देते हैं, आप बहुत सारे दिव्यांग लोगों को भी काम देते हैं, और आप फोकस करते हैं कि आपके यहाँ जो काम करें वो प्रायोरिटी पे ऐसे लोग रहें। तो इसके पीछे क्या कोई कंसेप्ट है, या आप इसको एक समाज सेवा के रूप में डिसाइड करते हैं? नहीं, समाज सेवा एक्चुअली बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है मेरे लिए। तो समाज सेवा मुझे लगता है कि मैं शायद चीज़ें इसी चीज़ काम करने के लिए पैदा हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप तो एक हमारा साथ में चल ही रहा है। तो मतलब हम लोग के यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं, ये पॉलिसी है कि अगर जो भी जितने भी लोग ग्राउंड पे काम करते हैं उस ज़्यादातर लोग, सारे लोग या तो वो डिसेबल्ड होंगे, ऑर्फन होंगे, या फिर वेरी इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन होंगे, इन्हीं लोगों को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं और किसी को रखते नहीं ग्राउंड फोर्स में। ये वाकई में एक प्रेरणा लेने वाली बात है। तो प्रेरणा से अनुभव में लगभग अपने आखिरी सवाल की तरफ चलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात नहीं है, आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रेरणादायक विचार मैं कह सकती हूँ, क्योंकि युवाओं के अंदर ये बहुत कठिन है आज के समय में। तो आप इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, जिससे आप उनके लिए एक प्रेरणा का काम करें? युवाओं को तो मैं हर बार आपके यही संदेश देता हूँ कि
हमारे देश का युवा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये वोकल फॉर लोकल का किया, मेक इन इंडिया कैंपेन किया, तो इतना ज़्यादा नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी लेके आ गई सरकार। स्टार्टअप का बूम चल रहा है हमारे कंट्री में। हम लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न में से एक हैं हम लोग, और स्टार्टअप आर्मी बना रहा है इंडिया। हमारा इकोसिस्टम भी इस प्रकार से काम कर रहा है जिसमें आपको हर तरह की सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से भी, और यहाँ के नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी, और जितने भी स्टार्टअप्स के पहले के फाउंडर्स हैं उनके तरफ से भी एज अ सीनियर आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो आई मीन दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। आप जो भी चालू करना चाहते हैं अभी चालू करें, और युवाओं के लिए तो स्पेशली इतना सही समय है ये काम करने के लिए कि मतलब वो जो चाहे कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिव स्किल इस टाइम पे बहुत अच्छी रहती है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा रहता है, आप चाहें तो किसी प्रकार का भी रिस्क ले सकते हैं। मैं बोलता हूँ हर बार कि ये जो समय आप ये दौड़ेंगे, जोर से दौड़ लगाएंगे तो एक दो हड्डियाँ चटक जाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप जुड़ जाएंगे, ये उम्र जुड़ जाएगी। एक समय के बाद आपको थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, तो ये बेस्ट टाइम है आपको रिस्क लेने का। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। आप रिस्क लीजिए, काम करिए, और सरकार है, आपके सीनियर्स हैं, और ये हमारा देश का समय ही अभी बहुत चल रहा है। हमारा देश की गूंज चलेगी आगे आने वाले, हमारी तूती बोलेगी देश की। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर स्टार्टअप, एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, तो ये हमारे देश के लिए समय है कि हम स्टार्टअप के लिए काम करें, क्योंकि हमारे देश में लहर बनी हुई है स्टार्टअप की। क्योंकि मैं कहूँगी इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, इन सभी योजनाओं के माध्यम से देश में स्टार्टअप की लहर को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और यही समय है जब युवा अपने मनपसंद स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। अनुभव की तरह बहुत सारे देश में लोग हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा का काम करेंगे। तो बिल्कुल युवाओं को मेरा भी यही संदेश है कि आप लगे रहें, अपना विजन क्लियर रखें, अपनी प्रेरणाओं के द्वारा, अपनी प्रेरणा स्रोतों से सीखते रहें, और बिल्कुल इसी कड़ी में अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क के साथ, यदि हार्डवर्क की आवश्यकता है तो, और यदि स्मार्ट वर्क की है तो, लेकिन अपने विजन के साथ आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, निसंदेह आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए विदाई लेते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, और धन्यवाद देते हैं हमारे आज के खास मेहमान अनुभव को। अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी किसी नए युवा के साथ, किसी नई युवा प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।